Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और हम कर रहे हैं चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स और आज हम करेंगे इसमें मॉलिक्यूलैरिटी। सो मॉलिक्यूलैरिटी करने से पहले हम ये जानते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। हर रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, काफ़ी रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं। अब उन्हीं स्टेप्स को स्टडी करके हम बताते हैं कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुआ है एंड दैट स्टेप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड मैकेनिज्म। सो वी कैन से अ सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शंस proposed to account for the overall reaction is called mechanism of reaction. अगर मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो जब भी कोई रिएक्शन होगा तो हम ये लेके चलते हैं कि एक टाइम पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। अब मॉलिक्यूलैरिटी ये डिटरमिन करती है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक टाइम पे इफेक्टिवली कोलाइड करके एक्चुअली प्रोडक्ट दे रहे हैं। जो ओवरऑल रिएक्शन होता है या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो आपको मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि उसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं सभी के सभी मॉलिक्यूलैरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। हो सकता है आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 10 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स मिले, 15 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स मिले, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलैरिटी उतनी नहीं होती है। मॉलिक्यूलैरिटी हम डिटरमिन करते हैं कि जो सबसे स्लो स्टेप होगा, जब हम मैकेनिज्म स्टडी करेंगे उन स्टेप्स में जो सबसे स्लो वाला स्टेप होगा उस वक्त कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, दैट गिव्स यू मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एनी रिएक्शन। सो इट सेज द नंबर ऑफ एटम्स, ions or molecules that must collide with one another simultaneously so as to result in a chemical reaction। मतलब एक ही टाइम पे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट देने के लिए, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी। अब कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम उसको बोलते हैं जो कि सिंगल स्टेप में नहीं प्रोसीड करेगा, मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसीड करेगा। सो वी कैन से रिएक्शंस हुज मैकेनिज्म कंप्राइजेस ऑफ more than one complementary steps. All atoms, ions or molecules as represented in the balanced chemical equation may not come together to collide simultaneously. सभी के सभी reactant molecules जरूरी नहीं एक टाइम पे कोलाइड करें, क्योंकि जो इफेक्टिव कोलिजन माना जाता है वो माना जाता है दो रिएक्टेंट्स का। मतलब अगर दो लोगों को आपस में लड़ना है तो एक को पता है मुझे इसको मारना है, दूसरे को पता है मुझे इसको मारना है। अगर 3 people come together then what happens, ये कंफ्यूजन बढ़ जाती कि कौन किसको मारेगा। तो सिमिलरली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ भी वही है, अगर 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे और कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। तो बेस्ट जो है या इफेक्टिव कोलिजन जो है वो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का माना जाता है। अब जितने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे उतनी उनकी इफेक्टिव कोलिजन कम होती जाएगी। एलिमेंट्री रिएक्शंस हम उनको बोलते हैं जहां पर जो केमिकल स्पीशीज हैं वो डायरेक्टली रिएक्ट करती हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है और जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप उसी पे डिपेंड करेगा। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप किसको बोलते हैं? जैसे हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं पूरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब इन सारे स्टेप्स में जो सबसे स्लो वाला स्टेप होगा उसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल स्पीड है उस रिएक्शन की वो उसी स्टेप पे डिपेंड करती है। अब जैसे अगर कोई बैटन रिले रेस चल रही है और उसमें एक आपके पास वीक प्लेयर है तो वो वीक प्लेयर पे डिपेंड करता है कि आप ये रिले रेस जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। मतलब पूरे आपकी जो बाकियों की स्पीड है वो आप कंपनसेट कर देगा, या वो कहो कि उसको वो या तो बहुत बढ़िया जिता सकता है या फिर उसको हरा सकता है। अगर जो रेट डिटर्मिनिंग वाला हमारा प्लेयर है वो अगर अच्छा भागेगा तो वो जीत जाएगा। अगर उसने
स्लो रन किया तो मतलब बाकियों का काम भी वहाँ पर खराब हो जाता है। तो सिमिलरली जब भी हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो बाकी हो सकता है 4 स्टेप्स अगर इन्वॉल्व हैं तो 3 स्टेप्स बहुत फास्ट है, लेकिन जो 4th स्टेप है वो बहुत स्लो है। तो उससे क्या होगा, बाकी सबकी जो स्पीड में कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो भी खराब हो जाती है। तो इसीलिए जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट लिमिटिंग स्टेप and it represents the rate law for overall reaction. Slow reaction is the rate determining step. The elementary steps must add up to give the overall equation, and the elementary steps must be physically reasonable. The mechanism must be correlated with the rate law. Then comes रेट डिटर्मिनिंग स्टेप विद एन एग्जाम्पल। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है H2O2, इसमें हाइड्रोनियम आयन आप ऐड कर रहे हो विच इज H3O पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव। दिस गिव्स यू I2 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ ये जो रिएक्शन है आपको सिंगल स्टेप में देखने को तो मिल रहा है, लेकिन ये 3 स्टेप्स में प्रोसीड करता है। अगर आप इसमें बैलेंसिंग देखो तो 1 मॉलिक्यूल आपके पास H2O2 का है, 2 मॉलिक्यूल्स H3O पॉजिटिव के हैं और 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास I नेगेटिव आयन के हैं। तो टोटल आपके पास 5 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या इसकी मॉलिक्युलरिटी भी 5 है? लेट्स सी। अब देखो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, जो H2O2 है वो कंबाइन कर रहा है I नेगेटिव के साथ एंड इट इज गिविंग यू IO नेगेटिव प्लस वाटर। ये स्लो स्टेप है। सेकेंड स्टेप में IO नेगेटिव हाइड्रोनियम आयन के साथ कंबाइन करके HIO और वाटर दे रहा है। और थर्ड स्टेप में HIO is combining with H3O positive and I negative to give I2 plus water molecules। और ये भी एक फास्ट स्टेप है। अब इन तीनों स्टेप में सबसे स्लो वाला जो स्टेप है वो है स्टेप 1। अब स्टेप 1 में अगर आप देखोगे आपके पास एक मॉलिक्यूल H2O2 का है और एक ही आपके पास I नेगेटिव आयन है। तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी हुई वो हुई 2 ना कि 5, क्योंकि जो स्लोएस्ट स्टेप है वही डिटरमिन करेगा कि रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी। सो द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज स्टेप 1 एंड इट इज द स्लोएस्ट। अब ऑर्डर हमने पिछले वीडियो में किया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बोलते हैं कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पार है उनको जब आप ऐड कर देते हो तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। अब मॉलिक्युलरिटी के बाद एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है इन दोनों के डिफरेंसेस का, तो हम कहते हैं ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के डिफरेंस। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ऑर्डर इज द सम ऑफ exponents of the concentrations in the rate law equation। रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है और इस टाइम जो कंसंट्रेशन टर्म है उनकी जो पार है उनको ऐड करके आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। देन सेकेंड पॉइंट इज it is for molecularity it is the number of atoms or ions or molecules that must collide with one another simultaneously so as to result into a केमिकल रिएक्शन। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एक ही टाइम पे जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। सेकेंड पॉइंट है ऑर्डर में इट नीड नॉट बी अ होल नंबर, इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल एज 0। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0, 1 नेगेटिव में फ्रैक्शनल किसी भी तरह का हो सकता है, बट द थिंग इज नॉट सेम फॉर मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी हमेशा एक होल नंबर ही होगा, मतलब या तो 2 रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे या 3, 2.5 या 3.5 ऐसे नहीं होता, या 0 भी मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती है। Third point for order is it can be determined experimentally only and cannot be calculated। आप ऑर्डर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ ऑब्टेन करना पड़ता है और जो भी रेट लॉ में आपको रिएक्टेंट पे डिपेंडेंस मिलती है उसको आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हो। मॉलिक्युलरिटी में इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। Then for order of reaction, it is for the overall reaction and not for separate steps।
राइट, आपको ओवरऑल पूरे रिएक्शन का मिलता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम फाइंड करते हैं आप उनको मल्टीपल स्टेप्स में स्प्लिट नहीं करते हो। और मॉलिक्यूलरिटी में कहता है द ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस, इट इज ओनली स्लोएस्ट स्टेप हुज मॉलिक्यूलरिटी हैज सिग्निफिकेंस फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। आपको सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप को कंसिडर करना है, बाकी रिएक्शंस को, बाकी स्टेप्स को नहीं। So last point says that even the order of a simple reaction may not be equal to the number of molecules of the reactants as seen from the balanced equation। मतलब balanced chemical equation को देख के आप किसी भी reaction का order नहीं calculate कर सकते। order निकालने के लिए आपको हमेशा experimentally determine करना पड़ता है, और जो rate law form आप उस reaction के लिए करोगे उसमें जो reactant की एक्सपोनेंट्स हैं, उनकी जो पावर है, उनको ऐड करके आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी में क्या होता है, जो सिंपल रिएक्शन है, मतलब जो सिंगल स्टेप में प्रोसीड होंगे, उन रिएक्शंस के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, वही आपको मॉलिक्यूलरिटी दे सकते हैं। सो दिस वाज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब भी आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करोगे, सपोज करो आपके पास है CH3COOCH3, आप इसमें वाटर ऐड करते हो in the presence of catalyst H positive. This is called acid catalyzed hydrolysis of ester. आपको मिलेगा एक एसिड CH3COOH प्लस अल्कोहल CH3OH। इस रिएक्शन में आपके पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसा सोचा जाता है कि जो इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा दैट विल बी इक्वल टू 2, बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज जो इसका ऑर्डर है वो 1 होता है। दिस इज बिकॉज जो इसमें एस्टर है सिर्फ उसी पे डिपेंडेंस होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, क्योंकि वाटर जो है दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन which appear to be of second order but they actually are first order reactions. So the order of a reaction is sometimes altered by conditions. क्या conditions थी वो? Consider a chemical reaction between two substances, जिसमें हमने देखा एक हमने लिया था एस्टर और हमने लिया था water, and इसमें water जो था that was present in large excess. So the concentration of water does not get altered much during the course of the reaction. So rate equation जो आपको इसमें मिलेगा that is equal to, rate is equal to K dash into CH3COOCH3, जहाँ पर हमने सिर्फ एक रिएक्टेंट को कंसिडर किया है, वाटर को कंसिडर नहीं किया। जनरली जो रेट कांस्टेंट है उसको हम K लिखते हैं, यहाँ हमने K dash लिखा है बिकॉज जो वाटर की कंसंट्रेशन है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सो K dash is equal to K into concentration of water and the reaction behaves as first order reaction. So such reactions are called pseudo first order reactions, which appears to be second order but they actually are first order because one of the reactant is in large excess. So inversion of cane sugar is another example of pseudo first order reaction. जैसे sugar है आपके पास, sucrose का फॉर्मूला है C12H22O11, आप इसमें water add करते हो in the presence of H positive, so what do you get? You get glucose and fructose. दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है क्योंकि दोनों आइसोमर्स हैं। ग्लूकोज एक एल्डिहाइडिक कंपाउंड है और फ्रक्टोज एक कीटोनिक कंपाउंड है। तो इसमें भी जो आपके पास केन शुगर है सिर्फ उस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। वाटर की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट लेते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, तो रेट ऑफ रिएक्शन वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, दिस इज सुक्रोज, आपने वाटर ऐड किया इसमें एंड यू गेटिंग दिस इज ग्लूकोज, जो मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइडिक फॉर्म है, और ये है फ्रक्टोज जो कि कीटोनिक फॉर्म है, और इसकी डिटेल्स आप पढ़ोगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में। सो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव डन टुडे। हमने किया मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, उसको बोलते हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि कभी भी रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो क्या मल्टीपल स्टेप्स वो फॉलो कर रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए।
इसमें ही अगर सिंगल स्टेप में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन अगर कोई रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में, मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसीड करता है, हम उस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके बाद हमने ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच डिफरेंस किए और हमने किया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हमने किया कि कुछ रिएक्शंस देखने में लगते हैं कि वो सेकेंड ऑर्डर के होंगे बट दे एक्चुअली आर फर्स्ट ऑर्डर। और इसके दो एग्जाम्पल्स हमने किए, एक एस्टर की हाइड्रोलिसिस और एक हमने किया सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।